सरकार सीरियस, जाएगा वायरस। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य था जिसमें कोरोना को महामारी घोषित किया गया था। इस वायरस के खतरे को सरकार पहले ही भांप गई थी और इससे लड़ने की दिशा में कदम उठाने भी शुरू कर दिए थे, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में मनोहर सरकार के ये प्रयास अब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये जानने की हम करेंगे कोशिश कि सरकार की कोरोना के खिलाफ आगे की रणनीति क्या है। कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में हरियाणा सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाले हुए है। सरकार वो तमाम कदम उठा रही है जिससे बिना किसी को परेशानी हुए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जा सके। प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम से लेकर गरीबों के खाते में पैसा डालने तक का इंतजाम मनोहर सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दिशा में एक और कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य के 21 जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर के सुचारू संचालन और भीड़ के प्रबंधन हेतु अनुबंध के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 32 पदों को भरने की स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के साथ ही किसानों की परेशानी को भी दूर करने का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लॉकडाउन के बीच बुधवार से प्रदेश की मंडियों में रबी की फसल की खरीद शुरू हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फोन करके किसानों से सीधा संवाद किया और पूरी जानकारी ली। सीएम ने भरोसा दिलाया कि मंडियों में फसल की खरीद के समय कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सरकार के प्रयास जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच चंडीगढ़ से आई खबर ने चिंता को बढ़ा दिया है। चंडीगढ़ भी कोरोना हॉटस्पॉट घोषित हो गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार कैसे सामने खड़ी इन चुनौतियों का सामना करने वाली है, इस पर सीधे करेंगे जिम्मेदारों से बात। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कैबिनेट मंत्री और बिजली मंत्री हरियाणा के रंजीत सिंह चौटाला जी। स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले जी आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन 2 का जब ऐलान हुआ तो सरकार की तैयारी जो थी उस वक्त के लिए पहले से ही रेडी थे आप लोग कि इस तरीके से चीजें जो है आगे बढ़ने वाली हैं और हमें सब कुछ तैयारी करके चलनी चाहिए? मैडम, सिचुएशन का तो सभी को पता था, सब लोगों का भी यही अंदाजा था कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, क्योंकि एकदम कंफर्ट मिला नहीं था और हालात ऐसे थे कि पब्लिक ओपिनियन ही ऐसा बनता जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। और जब प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब ने जब एड्रेस करना था तो लोगों को पहले बिल्कुल ये आभास हो गया था कि लॉकडाउन बढ़ेगा। कितना बढ़े नहीं बढ़े ये समय का कोई अंदाजा नहीं था जी। तो जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो, मैं कहता हूँ अगर सब ठीक हो जाए तो भी इसे बहुत तरीके से ढील देनी चाहिए और इसे एक हफ्ता फिर आगे से रखना चाहिए। आप कह रहे हैं बिल्कुल कि तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन को जो है वो एकदम से खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं करना है। लोगों को अपने स्तर पर या सरकार जो है अपने स्तर पर चीजों को आगे लेकर चले और 1 से 2 हफ्ते तक आप कह रहे हैं कि आगे चीजों को इसी तरीके से रखना बेहतर होगा। सर बने रहिए, आगे भी आपसे मैं इस पर चर्चा करूंगी कि सरकार की तरफ से और खासतौर पर आपके मंत्रालय की तरफ से जो है प्रदेशवासियों को किस तरीके से राहत देने की तैयारी जो है वो की गई है इस सब के दौरान। कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री भी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं हरियाणा के। सर बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम दिक्कतों का सामना इस वक्त लोग कर रहे हैं और जो चीजें अभी चल रही हैं वो इतनी जल्दी अभी लग रहा है कि खत्म नहीं होने वाली हैं। ऐसे में तैयारी जो है आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की है, लोगों को राहत मिले इसके लिए क्या किया गया है शिक्षा मंत्रालय की ओर से? नहीं, शिक्षा मंत्रालय की ओर से जिस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम सरकार ने शुरू किया, अभी कल ही हमने जिस प्रकार से उसका शुभारंभ किया और हमारे जो एजू हरियाणा के नाम से 4 चैनल है, हमारे पहले से ही हैं 4 चैनल, उनके सहयोग से और उसके साथ ही जो हमारे केबल ऑपरेटर हैं जी, उनसे हमने सहयोग लिया। वो सारे के सारे हमारा सहयोग करेंगे और ऐसे ही स्वयं प्रभा नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वो चलता है और उसने भी हमें 4 घंटे का टाइम दिया, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम का जी। तो ऑनलाइन हम पूरा प्रयास करेंगे कि सारे बच्चों तक एजुकेशन हम दे सकें, उनको शिक्षा जो भी उनकी क्लास की जो सिलेबस है उसको हम करवा सकें, तो उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। और कल हमने उसकी शुरुआत की और ये बहुत बड़े एक दायरे में ये देने में हम सफल रहेंगे।
जी सर, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा है, इस बात की तरफ संकेत दिए हैं कि अगर चीज़ें संभलती हैं और या फिर काबू में रहती हैं तो कहीं कहीं छूट दी जाएगी। तो क्या यहाँ भी कुछ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में क्या हम ये सोच सकते हैं कि चीज़ें जो हैं दोबारा सुचारू रूप से उसी तरीके से देखने को मिलेंगी अगर चीज़ें काबू में रहती हैं तो? नहीं, देखिए, अगर पूरी तरीके से कंट्रोल था तब भी शायद कॉलेज और स्कूल का तो नंबर सबसे बाद में ही आएगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो स्कूल में आप कर नहीं सकते, कॉलेज में आप कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि भाई ये तो सबसे बाद का ही है, लेकिन फिर भी जो विशेषज्ञ हैं, जो इसके ज्यादा जानकार हैं, उनकी सलाह से ही हम निर्णय लेंगे। जो भी वो निर्णय देंगे कि अब कोई खतरा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम स्कूल चला सकते हैं, कॉलेज चला सकते हैं, तो निश्चित तौर से तब हम शुरू करेंगे। जी सर, यहाँ पर जो निजी स्कूल हैं, कई खबरें यहाँ पर ये भी आई हैं कि निजी स्कूल जो हैं दबाव भी बना रहे हैं अभिभावकों पर फीस भरने के लिए। तो यहाँ पर उन पर लगाम लगाई जा सके, इसके लिए सरकार ने क्या फैसला लिया है? क्योंकि एक फैसला यहाँ सरकार की तरफ से ये भी लिया गया है जिसमें कहा गया है कि जो संपन्न है अभिभावक वो फीस भरें। देखिए, पहले हमने एक फैसला लिया था कि 3 महीने तक कोई भी फीस के लिए दबाव नहीं डाल सकता, ले नहीं सकता। लेकिन अभी क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की भी एक समस्या थी कि उनके पास जो स्टाफ था उन्हें उनकी पे देनी थी, तो उन्होंने भी अपनी समस्या हमारे सामने रखी कि देखिए हम नहीं दे सकते क्योंकि वो भी, उनको भी जरूरत है। तो तब हमने निर्णय लिया कि 1 महीने की फीस हमने अभिभावकों से कहा कि वो जमा कराएं, लेकिन उसमें भी एक छूट है कि अगर मान लीजिए किसी के का सामर्थ्य नहीं है जमा कराने का, तो उसको हमने छूट दी है कि वो ना जमा कराए, कोई दबाव नहीं उसके ऊपर बना सकता। लेकिन जो सामर्थ्यवान लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो 1 महीने की फीस जमा कराएं ताकि जो स्टाफ है उसकी भी जरूरतें हैं उसको भी पे दी जा सके। लेकिन इस प्रकार का दबाव अगर कोई भी स्कूल यानी 3 महीने के लिए दबाव डालेगा या इस 1 महीने के अलग दबाव डालेगा या इस 1 महीने का भी जबरदस्ती दबाव डालेगा, तो वो गलत होगा, उसके स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे आपने बताया कि जो सामर्थ्यवान है या जो नहीं भर सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं और नियम जो है दोनों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। लेकिन क्या इस तरह की कोई लिस्ट बना ली गई है सरकार या प्रशासन की ओर से? नहीं, देखिए, इसमें हमने लिस्ट की जरूरत नहीं है, इसमें हमने उसके अभिभावक के ऊपर ही छोड़ दी है सारी बात कि अगर आपका सामर्थ्य है तो आप दे दो, और अगर नहीं है, आप नहीं देना चाहते तो ना दो। इसमें मुझे लगता है कि शायद इसमें 60% अभिभावक जो है, 70% अभिभावक जो हैं वो निश्चित तौर से फीस दे देंगे जब जैसे। लेकिन सर, क्या इस बीच में स्कूल जो है प्रेशर बना सकता है? क्योंकि क्या स्कूल ये तय करेगा कि कौन सामर्थ्यवान है या नहीं है? जी, नहीं, कोई प्रेशर नहीं बना सकता। केवल हमने छूट दी है फीस लेने की, हमने दबाव के लिए छूट दी उनको। वो मैसेज कर सकते हैं कि आपके बच्चे की फीस है, आप प्लीज जमा करा दो। जो जमा करा देंगे वो ठीक है, जो नहीं कराएंगे तब भी कुछ नहीं बात है, तब भी कोई दबाव नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग फीस जमा करा देंगे, और अगर वो मान लो 50, 60, 70% जमा कराते हैं तो कम से कम स्टाफ का जो खर्चा है वो निकल के आ जाएगा, और उनको कुछ ना कुछ, अगर उन्हें 100% पे नहीं मिलेगी तो 70%, 60% कुछ तो उनको मिल जाएगी, ताकि उनका भी ठीक तरीके से काम चलता रहेगा। जी चलिए सर, इस पर हम और आगे बात आपसे करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। यही जानना चाहेंगे इस वक्त जो है स्वास्थ्य को लेकर के क्या सरकार की तैयारी है, क्या रणनीति सरकार ने बनाई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में? क्योंकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो इस वक्त सबसे अगर कोई मेन दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, तो हमारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है। नहीं, हर प्रकार से हमने पूरी तैयारी की हुई है, और हमने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं, क्वारंटाइन का बनाया है, कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं। हमने जब शुरू हुआ हमारे पास एक भी लैब नहीं थी, आज हमारे पास 8 लैबें फंक्शनल हो गई हैं और 12 लैब्स चलेंगी, तो सब प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर, यहाँ पर व्यवस्थाएं तो सरकार कर ही रही है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल ये है वो कि टेस्टिंग कितनी ज्यादा हो रही है, और जो टेस्टिंग किट है वो यहाँ पर कितनी ज्यादा उपलब्ध है, और सबसे बड़ा सवाल जो पीपीई किट है वो यहाँ पर कितनी उपलब्ध है? नहीं, जितनी चाहिए पीपीई किट्स उससे ज्यादा है हमारे पास। हमने सारे जिलों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और हमारे वेयर हाउस में भी इस वक्त 18-20 हजार पड़ी हुई हैं पीपीई किट्स।
वो हमारे पास सफिशिएंट है। सारा सामान हमारे पास, चाहे N95 मास्क है, चाहे और चीजें हैं, सारी हमारे पास उपलब्ध है जी। क्या इस बीच कुछ डिमांड भी केंद्र सरकार से की गई है, सरकार की ओर से, आपकी ओर से? नहीं नहीं, हमें केंद्र सरकार से कोई जरूरत नहीं है। हमने सब चीजें खुद मुहैया कर ली। शुरू जी। शुरू में हमारे पास दिक्कत थी, क्योंकि एकदम नई बीमारी आई तो कोई इसकी कोई पूर्व तैयारी तो थी नहीं। शुरू शुरू में दिक्कत थी, लेकिन हमारे अधिकारियों ने बड़ी मेहनत करके जो जो सामान चाहिए थे वो सारे अरेंज किए। सर, यहाँ प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो हो रही है, लेकिन आगे की रणनीति सरकार क्या बना रही है? कब तक जो है लोग इसी तरीके से रखे जाएंगे या रहने वाले हैं? नहीं, आज मैंने अपने जो कार्यालय में मीटिंग बुलाई है, क्योंकि जो भी डिसीजन आ रहे हैं, चाहे केंद्र के चाहे स्टेट सरकार के, उनको इम्प्लीमेंट करना जिन विभागों का काम है वो सारे मेरे पास है। तो आज उन चारों विभागों की, स्वास्थ्य विभाग की, मेडिकल एजुकेशन की, लोकल बॉडीज की, होम डिपार्टमेंट की, आज मैंने सांझी बैठक चंडीगढ़ में 1 बजे बुलाई है। और उसमें हम अब ये लॉकडाउन 2 जो शुरू हुआ है, जो ये कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, बफर जोन बनाए हैं, इन सारों की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो इनका क्या होना चाहिए और क्या क्या करें, वो सारे पर विचार करने के लिए आज मीटिंग बुलाई है। बिल्कुल सर, यहाँ पर जैसा आप कह रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या रहेगी उस पर विचार जो है वो किया जा रहा है, चर्चा भी आप करने वाले हैं। इस बीच यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य कर्मियों की कमी जो है वो पहले भी यहाँ पर बनी हुई थी प्रदेश में। इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम अभी सरकार की तरफ से उठाए गए हैं? कैसे यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इलाज मिल सके और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, इसके लिए क्या कर रही है सरकार? 196 डॉक्टर जो नए हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं और उससे हमारी काफी कमी पूरी हुई है। और अभी जो 340 की वैकेंसियां थी, बाकी वेटिंग लिस्ट से निकालने के लिए आज आदेश जारी हो जाएंगे, ताकि वो सारे के सारे डॉक्टर ज्वाइन कर लें। उसके बाद 350 डॉक्टरों को एडहॉक पर हम रखने जा रहे हैं, उसकी भी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। तो डॉक्टरों की किसी प्रकार से कमी नहीं रहेगी। जहाँ जहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की, जहाँ नर्सों की कमी है, वहां पर हम एडहॉक पर रखने की हमने इजाजत दे दी है। सर, यहाँ सरकार जिला अस्पतालों में तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर ही रही है, लेकिन इस बीच क्या जो निजी अस्पताल हैं उन तक भी यहाँ पर या उनके साथ भी कोलैबोरेशन की बात हो रही है, या किस तरीके से निजी जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी यहाँ पर साथ आ सके, काम कर सके, इसके लिए कुछ रोड मैप तैयार हुआ है? नहीं, निजी अस्पताल तो बहुत सारे बंद कर गए थे। तो मैंने सारों से अपील की है कि आप लोग के ऊपर ही ये सारा निर्भर है और आप लोग अपने अपने क्लिनिक खोलें और कम से कम अपने पेशेंट्स को तो आप देखें, क्योंकि पेशेंट्स इधर से उधर भटकते फिर रहे हैं। जो आदमी जिस डॉक्टर से 20 साल से दवाई ले रहा है वो किसी दूसरे को दिखाना नहीं चाहता, और वो डॉक्टर अगर अपना क्लिनिक बंद कर देगा तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो मेरी अपील करने के बाद जो मैंने थोड़ा रियलिटी चेक कराया, बहुत सारे लोगों ने अपने क्लिनिक खोले हैं और मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी अपने क्लिनिक खोलेंगे। और सरकार के ऊपर जो इस वक्त देश के ऊपर ये एक आपत्ति आई हुई है, उसमें उसको हल करने में, अपने कंधों पर लेने में वो भी साझेदार बनेंगे। सर, यहाँ हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो सुरक्षा को लेकर एक बात सामने आ रही है, सभी को अपनी अपनी सुरक्षा का जो है वो कहीं ना कहीं डर सता रहा है। जैसे एयरपोर्ट्स पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए भी पीपीई किट का इंतजाम जो है केंद्र सरकार की ओर से करने की बात की गई है। तो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं सुरक्षा के लिए, क्या उनके लिए भी कुछ इसी तरह की चीजें सरकार करने वाली है, इस तरह के कदम उठाने वाली है? हमने उनको कहा है कि वो भी लें, कुछ किट्स उन्होंने खरीद ली हैं और बाकी के लिए उन्होंने जो हमारा HMCL है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो सारी परचेज करता है, उसको उन्होंने ऑर्डर दे दिया है किट्स के लिए और मास्क के लिए। और हमने अपने जो खरीदी हुई है उसमें से मैंने उनको मुहैया कराने के लिए कह भी दिया। और कल ही DGP साहब बता रहे थे कि सारे जिलों में उन्होंने थोड़ा थोड़ा सामान भिजवा दिया है। जी,
चलिए सर, बने रहिए, आगे भी हम आपसे ज़्यादा इस पर जानकारी लेंगे कि सरकार जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रही है ताकि चीज़ें जो हैं जल्द से जल्द और बेहतर हो सकें। बिजली मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रणजीत सिंह चौटाला जी। सर, हम जानना चाहेंगे, एक घोषणा आपकी तरफ से की गई कि 1 महीने का बिजली का बिल जो है वो माफ़ किया जाएगा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस श्रेणी में किन-किन लोगों को यहाँ या वर्गों को रखा गया है और ये कवायद जो है किस तरीके से सरकार शुरू कर रही है? देखिए मैडम, ये डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए है। जो घरों के बिल है उसके लिए किया गया है। उसमें हमने ये करा है कि 1 महीने का कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। बिल 2 महीने का जा रहा है, बाकी डिपेंड करेगा आगे सिचुएशन कैसी रहे। अगर आगे यही हालात रहे तो कुछ बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल हमने 1 महीने का कराया। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया, हालांकि इंडस्ट्रीज अभी ज्यादा नहीं चल रही, जहाँ 50 मेगावाट से 50 किलोवाट से ज्यादा की खपत है, उस जगह हमने उसे 10% दे रहे हैं। और जहाँ 50 किलोवाट से कम खपत है वहाँ हम उसका जो खर्च होगा उसका 50% दिया जा रहा है। सर, यहाँ पर एक जो बात है वो यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट की आपने बात की उनकी तरफ से भी निकल कर आई थी। उन्होंने भी ये मांग की थी कि जो फिक्स चार्ज है उस पर थोड़ी सी रियायत जो है सरकार से मिलनी चाहिए। तो इस संबंध में सरकार क्या कर रही है कि क्योंकि इस वक्त सभी बंद हैं, कल कारखाने बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, तो यहाँ पर जो मार है वो जो उद्योगपति हैं उन पर भी पड़ रही है। तो उनकी भी सरकार किस तरीके से जो है मदद कर रही है? देखिए मैडम, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है, पहले उन पे था पावर डिपार्टमेंट, सदा से इसको बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया। 2016 में जब हमने इसे टेक ओवर किया था तब हमारा इसे कोई 3000 करोड़ रुपए के घाटे में था। आज हम प्रॉफिट में आ रहे हैं। 19 में हम 350 करोड़ रुपए प्रॉफिट में है। और इस वक्त हमारी सबसे बढ़िया सर्विसेज है। 1912 एक हमारा जो नंबर है, कॉमन जो टोल फ्री नंबर है, जिसपे कंप्लेंट आती है तो तुरंत डिस्चार्ज करते हैं, उसे रीड्रेस करते हैं। और जब दिल्ली में इस तरीके की जब नेशनल काउंसिल की मीटिंग होती है जिसमें सारे पावर एनटीपीसी की होती है, तो उसमें हरियाणा को अप्रिशिएट किया जाता है कि इनका जो सिस्टम है बहुत बढ़िया। इस तरीके से दूसरी स्टेटें भी इसे फॉलो करती है। तो हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बड़े ओपन माइंड है। जब भी कभी इस तरीके की बात होगी, इंडस्ट्री जो है गुड़गांव है, फरीदाबाद है, हरियाणा का हब है इंडस्ट्रियल एरिया, जब भी कोई जरूरत होगी तो हम हमेशा उनके साथ तैयार है। मीटिंग होगी, कोई चीज होगी तो इमीडिएट खुले मन से उनके लिए मदद करेंगे। जी बिल्कुल सर, बने रहिए, आगे भी हम आपसे इस पर चर्चा ज़रूर जारी रखने वाले हैं। मूलचंद शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे सर कि अभी जिस तरीके से गतिविधियां जो हैं सभी प्रकार की बंद हैं, लेकिन जो बात यहाँ पर सामने आ रही थी कि जैसे जैसे हालात जो हैं काबू में आते जाएंगे कुछ चीजें जो हैं शुरू की जाएंगी, तो क्या यहाँ पर परिवहन सेवाएं भी कुछ हद तक शुरू की जा सकती हैं या की जाने वाली हैं? इस पर क्या सरकार कर रही है आगे? सबसे पहले मैडम, मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि कोरोना जैसी खबरों में आपने बढ़ चढ़ के जो भाग दिया। जी बहुत शुक्रिया सर। और सबसे हालात देश के कोई हालात ठीक नहीं है। आज सबसे पहले हालात उनकी है कि हालात ठीक करने की जरूरत है। आज खोलने के लिए कभी खोलिए, मना किसी ने नहीं करा आपको खोलने के लिए। किसी ने आपसे ये करा नहीं, फैक्ट्री बंद कर दो, उद्योग बंद कर दो, दुकान बंद कर दो या घरों में रहना। ये सब इस कोरोना जैसी महामारी के कारण हम सब लॉकडाउन में है। जी पहले हम लॉकडाउन को ठीक करेंगे। और मैं दक्षिणी हरियाणा के उस जिले से आता हूँ जो फरीदाबाद गुड़गामा औद्योगिक नगरी गुड़गामा और फरीदाबाद मेवात पलवल जो रेड जोन में है। पहले हमें सबसे पहले इससे कोरोना जैसी परिस्थिति से निपटना है। और खोलने के लिए मतलब कल को ऐसे खोल दिया जाए, बढ़ गया, बेकाबू भी हो सकता है जी। तो जो जरूरी चीज है, जो किसान की है, दवाई है, हॉस्पिटल है या कोई किसान से एग्रीकल्चर संबंधित है, तो इस तरह की है जो आने वाले 20 तारीख के बाद 20 को देश, केंद्र और प्रदेश की सरकार जो निर्णय लेगी हम उस पर साथ रहेंगे। हरियाणा रोडवेज तो एक ऐसा गरीब का जहाज है और ये हर जिले में जाता है, हर प्रदेश में जाता है। तो रोडवेज की क्या है कि आज 500 बस कोरोना जैसे मरीजों के लिए विभाग में लगी हुई है, कहीं लाने के लिए ले जाने के, कहीं एम्बुलेंस मोबाइल, ये अपने मोबाइल एम्बुलेंस का काम कर रही है, जगह जगह जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि मोबाइल डिस्पेंसरी का काम कर रही है जी। तो मेरा ये कहना है कि जब भी कोई इस तरह की होगी, अभी कहना फैक्ट्री को क्या मिलना है, कौन सा काम खुलेगा, अभी कहना ठीक नहीं है। 20 तारीख को जो भी केंद्र और प्रदेश की
रणनीति बनेगी, जहां रेड जोन से ग्रीन जोन होगा, उसमें सरकार की जो पॉलिसी होगी उस पर हम सब मिलकर सहयोग, देश और प्रदेश के लोग उससे सब काम करेंगे। बिल्कुल सर, परिवहन जो विभाग है अभी किस तरीके से, हम ये चाहेंगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो आगे क्या काम कर रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है वो किस तरीके से ज़रूरी रहती है या ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं, और इसमें जो बड़ा रोल है वो हमारे बसेस का भी होता है। तो क्या आगे सरकार इनको यूज़ में लाने की अपने तरीके से अपनी जो सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं, वो लोगों तक पहुंच सके, उनके लिए भी इस्तेमाल करने की कुछ योजना बना रही है? नहीं, मेरा ये कहना 20 तारीख को कोरोना हो, 20 तारीख को जो से कह रहे हैं कुछ सेवाएं खोली जाएंगी। जो ग्रीन जोन है, कोई इलाका है जहाँ कोई दूसरा नजदीक लगता हुआ शहर है, छोटे छोटे जो शहर है उस पर आने वाले 20 तक क्या रिपोर्टिंग रहेगी, क्या वहाँ के लोगों की कोरोना की रिपोर्टिंग रहेगी, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव है, उसको देखकर तभी इसका निर्णय लेंगे कि आने वाली 20 तारीख को क्या इसका जी हालात रहते। जी, हमारे साथ में रंजीत सिंह चौटाला भी लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर सरकार ने दिन में बिजली कट लगाने की बात की है, तो ये बिजली कट जो है इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि मैडम हमने ऐसा करा है कि वैसे तो ये रेगुलर फीचर है, जब भी फसल कटने का टाइम आता है ये 15 दिन बहुत, क्योंकि किसान का पूरा फसल बारूद की तरह होता है, सब खेतों में है, और इस वक्त पूरे 6 महीने की कमाई का सवाल है। पूरे 100% खेती गेहूं का पूरा खेत भरे होते हैं, तो हमेशा से ये करते हैं। अब हमने ये करा है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रखा है। जिन गाँव में बिजली है और बिजली घर अपने गांव में है, उन गांव में हमने बिजली रखी है। शहर में तो टोटल चल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं। 5 बजे के बाद इमीडिएट खोल देते हैं। हालांकि मैं आपसे ये बताऊं कि इस वक्त हमारी कंजम्पशन केवल 2600 मेगावाट है, और हमारे पास जो अभी अवेलेबल है वो 12,000 मेगावाट है। बिजली की कहीं कोई कमी नहीं है, केवल इसी करके है, इसके अलावा कोई कट नहीं लगता। एसडीओ तक को मैंने इन्फॉर्म कर रखा है कि जब भी कोई ब्रेक डाउन हो, कहीं ठीक करना हो, तो एससी को इन्फॉर्म करेंगे पहले कि जी मुझे आधा घंटा लगेगा, इसके बाद ठीक कर देगा तो वापस रिपोर्ट करेगा। 1% भी कहीं कट नहीं लगेगा, रात को तो कट लगने का सवाल ही नहीं। जी सर, आगे भविष्य को लेकर के सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, चुनौतियां कितनी आप देख रहे हैं अभी आपके लिए, और मनोहर सरकार के सामने जो है वो खड़ी हुई है, प्रदेश सरकार के सामने? देखिए मैडम, मैं नहीं समझता कि कोई चुनौती है। हमारा सबसे बढ़िया हम परफॉर्म करें। अभी आप देखते होंगे एक हेल्थ बुलेटिन आता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर अनु अग्रवाल से रोज ब्रीफ करते हैं पूरे देश में कैसे अपडेट रहते हैं वो। उन्होंने कहा था कि पूरे देश में जहां कोरोना आया फिर उसे कैसे ठीक करा। इसमें बिहार में नालंदा 1 नंबर पे रहा, उत्तरांचल में पौड़ी 1 नंबर पे रहा, राजस्थान में प्रतापगढ़ जिला रहा, हरियाणा छोटा स्टेट है पर इसमें 3 जिलों का उन्होंने नाम लिया, स्पेशली पानीपत, रोहतक और सिरसा, जहाँ के कोरोना हुआ। उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन में उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद सेकंड कोई दोबारा रीऑकरेंस नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हमारी स्टेट में सबसे बढ़िया परफॉर्म करें। आज के दिन बहुत थोड़े के 3 डेथ हुई है हमारी यहाँ। 49 लोग जो हो गया वो क्योर करके निकाल दिए गए, और सारे टोटल इफेक्टेड हैं 214 आदमी है, कुछ भी नहीं। दूसरा मैं आपसे थोड़ा सा कोरोना के लिए जानूं, क्योंकि सब्जेक्ट तो मेन ये था। कोरोना 1918 से 1920 में पहली बार इसे स्पेनिश फ्लू कहते हैं। जब ये चला तो पहले ये यूरोप से स्टार्ट हुआ, फिर अमेरिका में गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1918 से 1920, तो अलाइड फोर्सेज जब बाहर गई तब ये पूरे एशिया में, क्योंकि हमारे तब बॉम्बे सबसे बड़ा सी पोर्ट होता था, तो हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे। तो जब हमारी फौजें वापस आई उसमें, क्योंकि अलाइड फोर्सेज में हमारी फौजें भी गई थी, तो जब ब्रिटिश फोर्स और हमारी आई तो सबसे पहले बॉम्बे ओवर क्राउडेड सिटी था, वहाँ हुआ। उस वक्त तो बहुत बड़ी महामारी थी। उस वक्त 50 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक लोग इससे कोरोना से इफेक्टेड थे। लोग खेतों में जंगलों में भागे थे, एक बॉडी को लेके जाते हैं, दूसरी बॉडी उठानी पड़ती है। तो सर, लग रहा है जिस स्पीड से या जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सरकारें आगे बढ़ रही है, केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, वायरस को हरा पाना जो है वो पूरी तरीके से मुमकिन होने वाला है। और ये जो लॉकडाउन, ये दूसरा वाला जो लॉकडाउन है अब खत्म होगा तो हम आगे की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ देख पाएंगे। जी जी, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से हमारा हैंडल किया है। पूरा वर्ल्ड इसको अप्रिशिएट कर रहा है। जो हमने करा उस लॉकडाउन को आज पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है।
जी, मूलचंद जी, आप कैबिनेट मंत्री तो हैं ही, परिवहन मंत्री हैं आप, और साथ ही बल्लभगढ़ से आप विधायक भी हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र को लेकर के आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, और आप क्या मानते हैं कितनी अभी चुनौतियां कहाँ-कहाँ खड़ी हुई हैं? मैं आपके सबसे बड़ी समस्या ये कि भारत हरियाणा में फरीदाबाद गुड़गांव में ऐसे हैं जो तमाम भारत के लोग हैं, मजदूर हैं, रोजी रोटी औद्योगिक क्षेत्र है जी। और जो लोग जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक तक के लोग हमारे गुड़गांव और फरीदाबाद में रहते हैं। और बीमारी का क्या है कि एक एक मकान में एक एक उसमें 10-10 आदमी 5-5 आदमी रहते हैं, मजदूर हैं, अपना हर चीज उसी में सुबह की शिफ्ट के शाम की शिफ्ट में जाते हैं, अलग अलग तरह से। जब तक मैं मानता हूँ कोरोना जैसी बीमारी अगर मान लो शहर में चालू कर दी तो ग्रामीण में भी जा सकता आदमी, तब तक कोरोना जैसी बीमारी को जब तक जड़ तक हम इस शहर में नहीं पकड़ लेंगे तब तक हम पूरे हरियाणा को ठीक नहीं मानते। पूरा हरियाणा सेफ है। मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सलम के इलाके हैं, सलम बस्तियों में रहते हैं और डॉक्टर शासन प्रशासन लगा हुआ है, सारी मजबूताई के साथ सभी पक्ष विपक्ष के लोग लगे हुए हैं। पर एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी दुनिया में कभी सुनी नहीं थी जी। कभी नबिया वाली साल की बीमारी जिसके रंजीत जी की बात कर रहे थे, चौधरी रंजीत सिंह जी, वो नबिया वाले साल की थी, उस समय बीमारी आई थी। तो ये बीमारी तो उससे भी बढ़कर बीमारी है जी। इसका तो तोड़ ही नहीं है। आदमी कहीं जाए कहाँ, रहे कहाँ, चले नहीं सकता, बोल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, व्यापार नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, ऐसा कभी जीवन में सुना नहीं। और 45 साल के बाद हमने तो ये आकाश, ये नदी नाले पहली बार देखे साफ होते हुए। 45 साल पहले हमने देखे जब छोटे थे, तो आज पहली बार हमने नदी नाले, आसमान के ताले, तारे सारे बिल्कुल सर, आपने सही कहा, जो बीमारी है वो एकदम नई है, दुर्लभ बीमारी है, और दुर्लभ जो है नज़ारा भी यहाँ पर आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार के लिए क्या लग रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती के रूप में कौन सी चीज़ खड़ी हुई है जिससे निपटना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कंट्रोल है वो हो सके हालात पर? नहीं, सरकार के सब कंट्रोल में है। सरकार को अर्थव्यवस्था भी देखनी है, सरकार को बीमारी को भी देखना है, सरकार के आम आदमी तक की जो सुविधा है सब चीज उनको भी देखना है। सरकार को सब चीज पे, सरकार ये पता है कि विकास के लिए उद्योग चाहिए, पैसा चाहिए, काम से पैसा आएगा, उद्योग चलेंगे, या दूसरे अपने और महकमे हैं। बिल्कुल, चिंताएं अपनी बहुत सारी हैं और इन चिंताओं को दूर करने का प्रयास भी लगातार सरकार की ओर से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रंजीत सिंह चौटाला जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। मूलचंद शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी हमारे साथ जुड़े। और तमाम जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, मंत्रालय उठा रहे हैं, उन सब पर आपने चर्चा की, और जो सवाल यहाँ पर हमने आपसे पूछे उनके भी आपने माकूल जवाब दिए। तो कोरोना है, यहाँ पर डरना नहीं है, ये चुनौती बड़ी जरूर है, लेकिन इस चुनौती का सामना सभी को मिलकर के करना है, तभी यहाँ पर इस महामारी को हरा पाने में हम सभी जो है कामयाब होंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।